हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग जो भी क्लासेस देख रहे हैं उसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, रिविज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो चलिए आज की क्लास का हम देखेंगे जो खास क्वेश्चन है उनको, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत है इंपॉर्टेंट। और साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार कि आप लोग इतना सारा जो सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और आज जो आपका क्लास है इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक होगा जो सुमेलित नहीं होगा और बाकी सॉरी बच्चों, कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि कोई एक ही सुमेलित होगा और जो अन्य होंगे वो सही सुमेलित नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका अमरावती बौद्ध स्तूप। तो क्या अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में है? नेक्स्ट है उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा। क्या उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है? नेक्स्ट है भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश। क्या भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में है? और चौथा है बराबर गुफाएं तमिलनाडु। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पॉइंट्स है जो सही हैं। और इन सारी गुफाओं को मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, किस गुफा को किस वंश के शासकों ने बनवाया है। तो अब आपको बताना है कि किस राज्य में है, मैंने ये भी डिस्कस किया है और ये बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं। तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो आपका अमरावती है ये मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में है, जिसपे संगमरमर का काम हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों ने बनवाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफा। ये आप जानते हैं उड़ीसा में है और ये जो गुफा है ये गुप्त काल से संबंधित है, ये भी मैंने बताया था। साथ ही यहाँ पे खंडगिरी गुफा है और साथ ही यहाँ पे हाथी गुफा अवलेख मिला है जिसे खारवेल ने लिखवाया था, और वो चेदी वंश से संबंधित थे और जैन धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा भरहुत स्तूप ये आपको पता है मध्य प्रदेश में है और इसको शुंग शासकों ने बनवाया है, लाल बलुआ पत्थर का बना है और इसकी जो रेलिंग है बहुत ही अलंकृत है। और आपका जो लास्ट है ये है बराबर गुफाएं, जो कि तमिलनाडु में नहीं है बल्कि ये जो है बिहार में है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नेट में भी एग्जाम क्वेश्चन आया है और अन्य एग्जाम में भी आया है। और यहाँ से मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन कर रही हूँ। आई होप वीडियो जो है देखने के बाद आप इसका आंसर देंगे, या वीडियो देखते देखते आप आंसर दे सकते हैं कि जो बराबर की गुफा, बराबर का जो पहाड़ी है इसमें जो है किस शासक ने 4 गुफाओं को बनवाया था और वो गुफाओं का नाम क्या था और वो किस धर्म के लिए बनवाई गई थी। ये 3 क्वेश्चन है। बराबर की पहाड़ी में किस शासक ने गुफाएं बनवाई थी, कितनी गुफाएं बनवाई थी और वो किस धर्म से संबंधित थी। 3 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, तो इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें आपको पता चल गया होगा सही आंसर जो है ये बी है, उड़ीसा। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? पहला है भद्राचलम, दूसरा है चिदम्बरम, तीसरा है हम्पी और चौथा है श्रीकालहस्ती। तो आप सबको पता होना चाहिए जो भद्राचलम है ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य आप जानते हैं कि कर्नाटक में है और कर्नाटक का जो उत्तरी इलाका है ये बेसर शैली के क्षेत्र में आता है। और आपको पता है कि कर्नाटक से यहाँ पे जो है वो संबंधित है हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य का है। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी में पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें सही मिलान करना है और ये आपको खुद ही मैच करना है, खुद कूट बनाना है और आपको मैच करना, ए को 1 मतलब 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा, मैच करके आप जो है सही आंसर को बताएंगे। तो आपका विद्या शंकर मंदिर किस राज्य में है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है? राजा रानी मंदिर आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट में है। और कंदरिया महादेव मंदिर ये भी आपको मैंने बताया है, आप बताएंगे किस स्टेट में है। और भीमेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मंदिर किस स्टेट में है। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा और आंसर बहुत ही आसान है। आपको पता होना चाहिए इसमें से
हम सबसे पहले उसे मिलाते हैं जो काफ़ी आसान है, और इसमें है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो आपको पता है नागर शैली की उपशैली खजुराहो उपशैली का एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, कंदरिया महादेव का मंदिर। और आपको पता चल गया होगा कि खजुराहो चंदेल वंश का राजधानी था और ये मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका MP यानी कि ये पहले से ही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका राजा रानी मंदिर, ये आपको पता होना चाहिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, तो इसका जो मैच होगा ये आपका 4 से हो जाएगा। और आपका जो विद्या शंकर मंदिर है ये कर्नाटक से संबंधित है, और जो आपका भीमेश्वर मंदिर है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, तो ये इसका मैच है। हो सकता है इसमें से 1-2 मंदिर आपके लिए नया हो, लेकिन अब आप लोगों के लिए नया नहीं रह गया है, इसको रिवीजन करिएगा, नोट कीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन से स्थलों से भित्ति की चित्रकारी मिली, यानी कि वहाँ की दीवारों पर चित्रकारी किया गया है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें से आप जो है बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा है लेपाक्षी मंदिर और तीसरा है सांची का स्तूप। तो ये इसमें तो बहुत आसान है, अजंता की गुफाएं तो सही हो ही जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 का ऑप्शन तो सब में है, तो ऐसे तो हमें आंसर नहीं मिला, तो अब आप इसमें से कुछ हटा सकते हैं और वो हटा करके आप आंसर को और आसान बना सकते हैं। जैसे सांची का स्तूप, आपको पता है यहाँ पे कोई भित्ति चित्रकारी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेलिंग है ये भी बिल्कुल प्लेन है और इसका जो तोरण है ये काफ़ी अलंकृत है, लेकिन इसकी दीवारों पर कोई चित्रकारी नहीं है, तो आपका जो है सांची यानी कि 3 एलिमिनेट हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और आपका जो है अब बचा 2 यानी कि लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाएं। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि दक्षिण के जो मंदिर हैं ये बहुत भव्य हैं, यहाँ के मंदिरों में बहुत ही खूबसूरत जो है चित्रकारी, साथ ही मूर्ति कला का उच्चतम उदाहरण है। यहाँ के मंदिरों को मूर्तियों से और चित्रकारियों से बहुत अच्छे से सजाया गया है। शायद ही कोई मंदिर का पार्ट हो जहाँ पे चित्रकारी या जो है मूर्तियाँ ना बनाई गई हो। यहाँ के जो मंदिर होते हैं इनकी दीवारें, इनके स्तंभ, इनका सब कुछ मूर्तियों और चित्रों से भरा रहता है। बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर आपके साउथ के होते हैं और इनको बनाने में बहुत ही बेहतरीन टेक्निक का उपयोग किया गया है, जिसको हम आगे की क्लास में आपको जब मूर्ति के बारे में बताएंगे या चित्रकला के बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि दक्षिण के मंदिरों की चित्रकारी और मूर्तियों की क्या खास विशेषताएं हैं, क्या अद्भुत है उसमें, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो आंसर है ये पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में कौन सा एक सही है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बराबर की पहाड़ियों से क्वेश्चन भी आप लोगों से बराबर की पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा है, तो हो सकता है आपको कोई आंसर यहाँ से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं बच्चों की बराबर की पहाड़ियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, यानी कि बाकी सही होंगे। पहला है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, दूसरा है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, और तीसरा है ये आजीवकों को समर्पित है, और चौथा है ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अभिलेख हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है, यानी कि बाकी के सही होंगे। तो ये भी बहुत आसान और अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया है। इसमें पहला बिल्कुल सही है, बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं और 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये आजीवकों को समर्पित है, ये भी सही है। और लास्ट है ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अभिलेख है, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो अशोक है ये 6वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है और ये अशोक के समय से जो है आपका संबंधित है, यानी कि ये जो है बहुत पीछे की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा बैक जा रहा है, इसलिए ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्तूप का प्रकार नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था स्तूपों की प्रकार, साथ ही मैंने आपको उनके डिफिनीशन भी बताए थे कि किस प्रकार के स्तूप का क्या डिफिनीशन होगा। तो पहला जो ऑप्शन है ये है शारीरिक,
क्या ये प्रकार है स्तूप का। दूसरा है पारभौगिक, और तीसरा है उद्देशिका, और चौथा है संकल्पित, और आपका पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है स्तूपों के प्रकार के बारे में। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि स्तूप के जो है 4 प्रकार होते हैं, और उसमें आपको पता है कि शारीरिक स्तूप भी होता है जिसमें शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। पारभौगिक स्तूप होता है जिसमें उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती हैं। उद्देशिका स्तूप होता है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए स्थान है वहाँ बनते हैं। और साथ ही संकल्पित उद्देश्य जो है स्तूप भी होता है जो लोग मनोकामनाएं पूर्ण होने पर या अपनी स्वेच्छा से बनवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों सही है, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रकार ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ई है ये सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में बनते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने बनाए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जा करके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आते हुए क्वेश्चन को गलत ना करें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि अन्य जो है वो सुमेलित होंगे। तो आपका पहला है सांची का स्तूप एमपी में है, भरहुत का स्तूप यूपी में है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में है, और बैराट स्तूप राजस्थान में है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया था कि स्तूप कौन कौन से स्तूप हैं, कहाँ पाए गए हैं, किस वंश से संबंधित है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको ये आंसर बहुत आसानी से पता चल गया होगा, क्योंकि अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, सबको पता है, अशोक ने बनवाया है। और भरहुत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है जिसको शुंगु ने बनवाया है। इसलिए आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। बाकी अमरावती तो पता ही है आपको आंध्रा में है, और बैराट भी याद रखेंगे राजस्थान में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, कुछ और भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। आपका जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है। इनमें से कोई है जो सूर्य मंदिर नहीं है, और ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही वनडे एग्जाम्स में तो ये आते ही आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कोणार्क का मंदिर, दूसरा है मार्तंड मंदिर, तीसरा है अरसवल्ली मंदिर, चौथा है मोढेरा मंदिर, और पांचवा है ओंकारेश्वर मंदिर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित नहीं है या सूर्य मंदिर नहीं है। तो बहुत ही आसान है, आपको ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कोणार्क का मंदिर है जो उड़ीसा में, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। साथ ही मार्तंड मंदिर के बारे में बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मोढेरा के बारे में जो कि आपके मतलब जो है ये गुजरात में है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका जो अरसवल्ली है ये भी आपका सूर्य मंदिर है, लेकिन जो ओंकारेश्वर है ये सूर्य मंदिर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल का नहीं है, यानी कि आपको कोई ऑप्शन ढूंढना है जो गुप्त काल का ना हो। तो आपको बताना है क्या तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त काल का है। नेक्स्ट है भूमरा का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भीतरगांव का मंदिर, और लास्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और आपका जो चौथा ऑप्शन है कि सभी संबंधित हैं, सभी मतलब इनमें से जो है सभी वो संबंधित नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन है कह रहा है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो संबंधित ना हो, यानी कि सभी संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो गुप्तकालीन नहीं है। तो आपको पता है कि जो ये तिगवा का मंदिर है ये भी है, भूमरा का शिव मंदिर भी है, भीतरगांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी कि ये सभी जो मंदिर हैं ये गुप्त काल से संबंधित है। तो इसमें जो है मंदिर कौन सा नहीं है पूछ रहा, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हो, यानी कि सभी हो जाएंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाए, एफ जो है या ई कहेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने का और उसको समझने का एक टेक्निक है जो हमने बनाया है, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सभी करके सही आ जाते हैं। अगर आपने ये कह दिया कि सभी,
तो इसका मतलब इसमें से सारे जो मंदिर है वो गुप्त काल के नहीं है। अगर आपने ये किया कि कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो गुप्त काल का ना हो, यानी कि सभी गुप्त काल के हैं। ये टेक्निक है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका नागर शैली की उपशैली नहीं है। इनमें से कौन सा है जो नागर शैली की उपशैली नहीं है? और मैंने आप लोगों को नागर शैली की उपशैली के बारे में बताया था कि नागर जो शैली था ये मंदिर बनाने की एक शैली है जो उत्तर में या नॉर्थ में विकसित है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में होने की वजह से ही इसको बहुत सारे उपशैलियों में इसका विभाजन हो गया था, और उन्हीं उपशैलियों के बारे में आपको बताना है। पहला है उड़िया उपशैली, दूसरा है अंतर्वेदी उपशैली, तीसरा है खजुराहो उपशैली, और चौथा है चालुक्य सोलंकी उपशैली, और लास्ट ऑप्शन है नन। यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हो। तो आपको बताना है क्या इनमें से कोई ऐसा है जो नागर शैली की उपशैली ना हो, यानी कि वो सारे हो हैं या नहीं है। तो आपको पता है उड़िया उपशैली भी है जिसमें उड़ीसा के मंदिर बने हुए हैं, अंतर्वेदी उपशैली भी है जिसमें यूपी और हरियाणा के मंदिर बने हुए हैं। आपको पता है खजुराहो उपशैली भी है जिसमें आपके मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। और आपको पता है चालुक्य सोलंकी उपशैली भी है जो गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा आपने एक और चालुक्य का नाम सुना होगा जो बेसर शैली के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिए हैं। ये जो चालुक्य हैं ये महाराष्ट्र के कल्याणी के चालुक्य हैं, साथ ही ये आंध्र प्रदेश के बेंगी के चालुक्य हैं। वहां पर भी चालुक्य वंश हुए हैं जिनकी राजधानी कल्याणी और बेंगी थी। लेकिन ये जो चालुक्य हैं ये गुजरात के चालुक्य हैं जो कि नागर शैली से संबंधित है। तो यानी कि ऐसा कोई भी उपशैली नहीं है कि जो नागर शैली से संबंधित ना हो। तो जो नन का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो हैं ये नागर उपशैली के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ई है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है हौज ए शमसी और मदरसा ए नासिरिया सल्तनत स्थापत्य के मुख्य उदाहरण हैं। क्या हौज ए शमसी और मदरसा ए नासिरिया सल्तनत स्थापत्य के मुख्य उदाहरण हैं? नेक्स्ट है दीवान ए इमारतिया युद्ध विभाग से संबंधित है। क्या दीवान ए इमारतिया युद्ध विभाग से संबंधित विभाग है? और नेक्स्ट है आपका हुमायूं का मकबरा अरबी वास्तुकार बहाउद्दीन ने तैयार किया था। क्या ये ऑप्शन सही है कि हुमायूं के मकबरे का जो डिजाइन है वो बहाउद्दीन ने तैयार किया? और नेक्स्ट है आपका बहलोल लोदी का मकबरा चूना पत्थर से निर्मित सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या ये सही है कि बहलोल लोदी का जो मकबरा है ये जो है चूना पत्थर का बना हुआ है? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो इसको सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा कि जो कथन सही है वो आपका हौज शमसी और मदरसा ये नासिरिया सल्तनत काल के स्थापत्य के उदाहरण हैं। लेकिन दीवान इमारतें युद्ध विभाग का नहीं बल्कि इमारतों के निर्माण, इमारतों के देखरेख के लिए बनाया गया था, जिसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया था। सबसे ज़्यादा विभाग इन्होंने जो है तुगलक वंश में बनाए थे, जिसमें से उन्होंने एक विभाग दीवान इमारतिया भी बनाया था जो इमारतों का संरक्षण, इमारतों का देखभाल करता था। नेक्स्ट है आपका हुमायूं का मकबरा। इसको आप जानते हैं कि बहाउद्दीन ने नहीं किया है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। ये फारसी है यानी कि जो फारस के बुलाए गए हुए हैं। और साथ ही बहलोल लोदी का जो मकबरा है ये चूना पत्थर नहीं बल्कि इसमें संगमरमर वगैरह का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा कथन है जो सही है? पहला नागर शैली के जो मंदिर हैं इनके ज्यादातर विकास में योगदान गुप्तों का है, या गुप्त काल में ज्यादा मंदिर नागर शैली के बने हैं। दूसरा है बेसर शैली में चालुक्य वंश के शासकों ने योगदान दिया है। और तीसरा है द्रविड़ शैली के विकास में सबसे ज़्यादा जो है वो चोलों ने जो है विकास किया है या मदद किया है। और डी ऑप्शन है कि ये तीनों सही है, और ई ऑप्शन है कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बार बार समझाया था क्लास में कि किस
शैली के विकास में किन शासकों का सबसे ज़्यादा योगदान है, या किस वंश के शासकों के समय में कौन से शैली के सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत ही जो है आसान भी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कोई होगा स्टेटमेंट जो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सही नहीं है। और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, चाहे नेट हो, IAS हो या अन्य कोई एग्जाम, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये मंदिर अपनी भव्यता और अपनी कलाकृतियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर या तंजाउर में है। दूसरा, चोल राजवंश से संबंधित है, क्या इस मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया है। तीसरा है, राजेंद्र प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया है। और चौथा है, मंदिर के शीर्ष पर 80 टन का पत्थर रखा हुआ है, या जो पत्थर का गुंबद है वो 80 टन का है। क्या इसमें से कोई स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, या गलत है तो कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है। आई होप आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर या तंजावुर में है, यानी कि ये आपके तमिलनाडु में है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये चोल राजवंश से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन ये राजेंद्र प्रथम से संबंधित नहीं है, बल्कि ये राज प्रथम से संबंधित है। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, राज फर्स्ट ने इसको बनवाया है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और साथ ही आपका मंदिर के शीर्ष पर 80 टन का पत्थर रखा हुआ या 80 टन पत्थर ओजनी गुंबद है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक आप लोगों के लिए तथ्य है कि जो ये बृहदेश्वर का मंदिर है, इसके शीर्ष पर 80 टन का पत्थर रखा हुआ। बच्चों, उस समय चोल साम्राज्य में लोगों ने कैसे 80 टन का पत्थर मंदिर के शीर्ष पर पहुंचाया होगा जो इतना ऊंचा था। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जानकर कि इस मंदिर के ऊपर उस पत्थर को लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत किया गया था। वहाँ पे जो मंदिर था, जैसे आप देखेंगे कि जो मंदिर का शीर्ष है, यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, और इस मंदिर के शीर्ष पर पत्थर को ले जाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया था, और उसके ऊपर से हाथी, घोड़े और बहुत सारे लोगों की मदद से उसको ले जा करके मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया था। और ये मंदिर बनने के काफ़ी सालों तक ये जो पुल था ये पड़ा हुआ था, और फिर धीरे धीरे ये टूट गया और समाप्त हो गया। तो आपका ये चौथा भी सही है, इसमें गलत कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही गलत है। नेक्स्ट है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें हैं जो समान हैं। आपको मैंने अजंता के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया, और मैंने आपको महाबलीपुरम के बारे में भी बताया है। तो आपको बताना इन दोनों में कौन सी बातें हैं जो समान हैं, यानी कि दोनों में वो चीज़ें बिल्कुल मैच करती हैं। तो पहला है, दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे। क्या अजंता की गुफाएं और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है दोनों एक साथ बनाए गए थे, एक ही टाइम में बने थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। क्या अजंता की गुफाओं में जो बना हुआ है वो और जो आपके महाबलीपुरम के रथ मंदिर है दोनों एक ही धर्म और संप्रदाय से संबंधित हैं। और तीसरा है, दोनों में शैलकृत स्मारक हैं, यानी कि यहाँ पे शैल को काट करके, पत्थर को काट करके स्मारक बनाए गए हैं। और आपका जो लास्ट का है कि ये जो है ये सभी समान हैं, यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोनों के बारे में। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये आपके IAS का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग भी होगा, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि आपका जो अजंता की गुफाएं हैं ये गुप्तों ने बनवाया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्त है ये कब के हैं, और महाबलीपुरम का जो निर्माण हुआ है ये पल्लव ने बनवाया है। तो दोनों तो सेम एक टाइम के तो हो ही नहीं सकते। तो आपका जो पहला है ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तो मैंने अभी बताया कि जो अजंता है गुप्तों ने बनवाया है, और अजंता में जितनी भी यानी कि 29 गुफाएं हैं, और ये सारे जो हैं ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। और मैंने महाबलीपुरम के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो भी मंदिर बनाए गए हैं वो रथनुमा संरचना में बनाए गए हैं, और एक ही पत्थर को काट करके एक एक मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें मैंने आपको सप्तपैगोडा के बारे में बताया था, सबसे बड़ा रथ, सबसे छोटा रथ, और सप्तपैगोडा में कौन शामिल नहीं है, और ये पल्लव काल से संबंधित है, सब कुछ आपको पता है। तो जाहिर सी बात है ये बौद्ध धर्म, और वो आप देख रहे हैं कि उसमें द्रौपदी, धर्मराज और नकुल, सहदेव
पिंडारी, इन सब का जो है जिक्र है तो एक संप्रदाय से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तीसरा, दोनों में साल के स्मारक हैं, बिल्कुल दोनों को बनाया गया है पत्थरों को काट करके, इसीलिए आपका जो ऑप्शन सही है वो केवल सी ऑप्शन सही है। इसी में दोनों में समानता है और अन्य जो है वो समान नहीं है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके नेट से लेकर के अन्य एग्जाम में आ चुका है और फिर से आएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बिमल व शाही मंदिर आबू पर्वत पर है, दूसरा है यह सफेद संगमरमर से बना है, और तीसरा है यह जैन धर्म को समर्पित है, और चौथा है यह राजस्थान में है, और पांचवा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत हो। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विमल शाही या विमल बसाही मंदिर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, इसको विमल शाह ने बनवाया था, करेक्ट आंसर है। दूसरा है यह सफेद संगमरमर से बना है, ये भी करेक्ट है। और तीसरा यह जैन धर्म को समर्पित है, ये भी करेक्ट है। और चौथा आबू पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है जो राजस्थान में है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि जो है सही ना हो या गलत हो। तो आपका सबसे सही आंसर जो है वो लास्ट है, यानी कि सारे के सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। इनमें से ऐसा कोई कथन नहीं है कि जो कि सही ना हो, इसीलिए आपका ये आंसर होगा कि कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सारे सही हैं। तो आपके ये सारे स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को अच्छे से रिविजन कराया जाए, ताकि जब भी एग्जाम में बैठे तो जो भी पढ़ा है वो अच्छे से रिकॉल हो और खूब अच्छा सा आप लोग उसको पेपर को सॉल्व करके आए और कॉन्फिडेंट के साथ उसको करें और गलतियां ना हो एग्जाम में। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रैक्टिस करके अच्छा लगा होगा। हम आगे और भी इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो है प्रोवाइड करेंगे और इसको भी सॉल्व कीजिएगा और खूब अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और खूब अच्छा रिजल्ट लेके आइए। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बनाए रखें, ऐसे ही आप लोगों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहे जो हमें मोटिवेट करते हैं और उसे पढ़कर हमें बहुत खुशी भी मिलती है और साथ ही और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा आप लोगों से बात करने का और ज़्यादा आप लोगों के साथ रूबरू होने की इच्छा होती है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए जो है क्लास के साथ। थैंक यू।